देश बेपानी होने के रास्ते पर जा रहा है। 62% अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं, खाली हो गए हैं। और जब किसी देश का भूजल का भंडार खाली होता है तो उसके रिजर्व बैंक की करेंसी की वैल्यू नहीं बचती, वो वैल्यू उसकी गिरने लगती है। इसलिए हम जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता ठीक नहीं। हम जिसे विकास कह रहे हैं वो हमारे ज्ञान को, हमारी प्रकृति और संस्कृति को, दोनों को बिगाड़ रहा है। हम यदि सचमुच विकास चाहते हैं तो वो प्रकृति के रक्षण, संरक्षण और संवर्धन के बिना संभव नहीं है। और सबसे पहले पानी, नदियाँ और पहाड़, इनका रक्षण, संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम इनका रक्षण, संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा आज, आने वाला कल और हमारा वर्तमान दोनों संकट में हैं। इस वक्त देश केवल गांवों से उजड़कर शहरों की तरफ जा रहा है। लेकिन यदि अगले 4 सालों में हम अपनी प्रकृति और संस्कृति और भारत की जवानी और भारत का पानी और भारत की किसानी को बचाने के प्रयास नहीं करेंगे तो हम भी ठीक उन्हीं देशों की तरह गर्त में जाने लगेंगे जो अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हैं। मैं जानता हूं कि आज हमारी हालत जिस रास्ते पर है वो हमें वही सपने दिखा रही है कि हम बेपानी होकर, लाचार, बेकार, बीमार होकर उजड़ने के लिए मजबूर हों। अगर केवल कानून बन जाएगा, बने हैं वो खासकर हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी जो जुडिशरी है और हमारी जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो तीनों मिलकर तिरगुट बना के कानून बनाते रहे। कभी भी लोगों से पूछकर, लोगों से जानकर, लोगों की ज़रूरत को समझकर इस देश में कानून नहीं बने। इसलिए ऐसे कानून बनाए गए कि हमें बाल कैसे काटने चाहिए, हमें नाखून कैसे काटने चाहिए, जैसे हवा का, पानी का, प्रदूषण का, नॉइस कंट्रोल का, ये सब। लेकिन हमने कभी ये नहीं कानून बनाया कि हमारी प्रकृति जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमें लिविंगेबल बनाती है, जो हमें जीवनीय बनाती है, हिंदी में शब्द है जीवनीय, जो हमें जीवनीय बना के रखती है, उस प्रकृति और संस्कृति के योग का कैसा डिजाइन हमारे डेवलपमेंट का होना चाहिए, कभी इस पर बात नहीं हुई, कभी इस पे काम नहीं हुआ। इसलिए ये एक छोटा सा हम लोगों का प्रयास है कि हम भारत की प्रकृति और संस्कृति को जोड़कर अपने पहाड़ और नदी के रिश्ते को, जो भारत के लोग सदैव गाते रहे हैं, बोलते रहे हैं, समुद्र वसने मातृभूमि। सर एक चीज बता दीजिए कि अभी जो पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। हम इस प्रकृति से हमेशा क्षमा मांगकर जीने का प्रयास करने वाले लोग हैं। हमसे कुछ गलती ना हो प्रकृति के लिए। अभी जो दूषित नदी है उसको कैसे साफ किया? चारों तरफ या तो नदियां दूषित हो गई या सूख गई है। देखो, राजेंद्र सिंह जो आपके सामने खड़ा हुआ बात कर रहा है, उसने अपने जीवन के 51 सालों में भारत की धरती पर 23 मरी हुई सूखी नदियों को पुनर्जीवित किया है। अभी मई के महीने में आप राजस्थान में जाके देख सकते हैं, मेरी अरवरी नदी शुद्ध सदा नीरा होकर बह रही है। मेरी जहाज वाली, सरसा, भगानी, साबी, महेश्वरा, बद्दो, सब नदियों में पानी है। और कहाँ? राजस्थान में, जहाँ हिंदुस्तान का सबसे कम पानी बरसता है। यदि राजस्थान में ये हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता भाई? झारखंड का सोनरेखा खरकाई बदलेगा क्या? हो चुकी है तो इनका कैसे पुनर्विकास हुआ? देखो, यदि खरकाई को और सोनरेखा को ठीक करना है तो सबसे पहले यहाँ के समाज को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भारत में रिवर और सीवर को अलग अलग रखा जाता है। भारत के अच्छे पानी को और गंदे पानी को अलग अलग रखा जाता है। नदियों में एफ्लुएंट और सूवेज का पानी ना जाए। नदियों में केवल वर्षा जल
और नदी का जो धरती से निकलने वाला स्रोत है वो ही बहे। तो पहले नदी के शुद्ध जल में शहर के गंदे और उद्योग के गंदे जल को जाने से रोकने का नियम बनाना पड़ेगा। और हम भारत के लोग कभी भी गंदे पानी में शुद्ध पानी को नहीं मिलाते हैं और शुद्ध पानी में गंदे को नहीं मिलाते हैं। इसके लिए कुंभ होता था, इसके लिए समुद्र मंथन होता था कि हमारा ये जो जहर हमारे जीवन में अमृत में मिल गया है, इसको कैसे अलग करें। अभी नहीं होता, अभी कुंभ होते हैं, लेकिन कुंभ में कदाचित ये चर्चा नहीं होती कि जहर में अमृत ना मिले और अमृत में जहर ना मिले। अभी हमारा जीवन ही बदल गया, हमारी जीवन की दृष्टि और दर्शन बदल गया। इसलिए यदि आप अपने खर्चे को, स्वर्ण रेखा को ठीक करना चाहते हैं तो पहला निर्णय ये होना चाहिए कि नदी में गंदा पानी ना जाए, और जो नदी में गंदा पानी डाल रहा है उसको सजाए मौत होना चाहिए, सजाए मौत। मैं इससे नीचे की बात नहीं करता। एक लास्ट इसमें कहीं औद्योगिक घरानों का कोई रोल है इसमें? सबसे ज्यादा रोल उन्हीं का है जी। जल संरक्षण हम लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए, जो बादल जो है वो हमारे जीवन के लिए पानी लेकर आता है और हम उसकी अनदेखी करके उसको बाढ़ में बह जाने देते हैं, गंदे पानी में जाके मिल जाने देते हैं। हमने बिना किसी सरकारी मदद के अपने 51 सालों में 15,800 बांध बनाए, जिसके कारण 2.5 लाख वाटर पॉइंट, जिसके कारण 12 लाख युवाओं को अपनी खेती पर काम करने का अवसर मिला। तो मेरे जैसा मामूली आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो यदि ऐसे काम कर सकता है तो ये इतनी बड़ी बड़ी सरकारें क्यों नहीं करती? इन सरकारों की मंशा नहीं है ये सब ऐसे काम करने की। ये सरकारें नहीं चाहती हैं कि इस देश के लोगों की जिंदगी अच्छी हो, इसलिए वो नहीं करना चाहते। मैं इतना ही कहूँगा कि झारखंड भगवान का लाडला बेटा है। झारखंड में झाड़ है, झारखंड में अच्छी बारिश होती है, झारखंड के पास अपनी मिट्टी है। मैं उस प्रदेश से आया हूँ जहाँ की मिट्टी भी हवा में बह जाती है, रेत भी, और पानी तो आता नहीं है, बादल तो रूठ के चले जाते हैं बिना बरसे। तो यदि मैं उस जगह को पानीदार बना सकता हूँ तो झारखंड को पानीदार बनाना और झारखंड की मरी हुई गंदे नालों को नदी में बदलना सबसे ज़्यादा आसान है। जब जिस देश की नदियाँ नाले बनती हैं वो देश भ्रष्टाचारी होता है, और जिस देश की नदियाँ नालों से नदियाँ बनती हैं वो सदाचारी होता है। ये मेरा अंतिम वाक्य है।